वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। क्लास 10th वाले स्टेप अप कर चुके हैं कहां पे भाई? क्लास 11th में। 11th में आ गए और हम लोगों ने ले लिया है जीवन का एक बड़ा रिस्क और आ गए हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में। जैसे ही कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, मगर इश्क फैक्टर बढ़ जाता है किसके साथ? पैसों के साथ, क्योंकि कॉमर्स वाले ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। पूरी कंट्री को अगर रन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अगर चलाना है तो पैसा होना चाहिए। पैसे के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई। तो ये पैसा कमाने का काम किसका भैया? कॉमर्स वालों का। कैसे पैसे कमाएंगे ये बताना किसका? कॉमर्स वालों का। तो हल्के में मत लो भाई कॉमर्स को। कॉमर्स वाले सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं वो, क्योंकि 360 डिग्री अप्रोच रखते हैं हर चीज के पीछे। तो भाई अब 11th में आ गए हो। 11th में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इकोनॉमिक्स। मैं आपका मेंटर हूं, आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स कितनी आसान है और ये लाइफ में कहां कहां काम आने वाली है। हर जगह इकोनॉमिक्स काम आएगी भाई, क्योंकि पैसे से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी कैसे न कैसे करके डील करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पैसा। पैसा सब कुछ नहीं है, बट जब तक के आप हो तब तक के पैसा ही सब कुछ रहेगा। आपके जाने के बाद कुछ नहीं, मगर जब तक के अपन है तब तक के पैसा तो काम आने वाला है। और पैसा बनाने के तरीके जो है वो कॉमर्स वाले हम लोगों को यहाँ पे सिखाते हैं। तो हमारे पास क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है। पहला हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पहला अध्याय, पहला पार्ट और पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है कहां से आया, और जो इकोनॉमिक्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पहले इसका सिस्टम क्या था। तो वो सब हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो अलग अलग थिंकर्स है, अलग अलग सोच रखने वाले हैं, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या हुआ करते थे। तो भाई यहां पे इकोनॉमिक्स को अपने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से डिफाइन करा, जिसमें हम लोगों को 4 लोगों की बात करनी है, जिसमें सबसे पहला जो बंदा है उसका नाम है एडम स्मिथ। इन एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स होने के साथ साथ ये बताते हैं कि जो इकोनॉमी है वो हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? तो पैसा होगा तो पैसा कमाओगे, अगर पैसा ही नहीं होगा तो कैसे कमाओगे भाई? आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये डिफिकल्टी है कहीं ना कहीं। तो ये एडम स्मिथ ने सारे सॉल्यूशंस दिए कि भाई कैसे पैसा कमा सकते हैं। दूसरा जो बंदा आता है उसका नाम है भैया अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ पैसा कमाओगे तो समाज का क्या होगा? तो मैं ये कहता हूं कि भैया इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो समाज के बारे में सोचे और पैसा भी कमाए। मतलब कहीं ना कहीं इसने कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए हमारे यहां। बिना इकोनॉमी में सोशलिज्म लाके आप लोगों का भला नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा जो थिंकर है वो है भाई, यहां पे नाम लेके आया लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स ये कहता है कि भैया चीजें हमारे पास कम है, उन चीजों का सही यूटिलाइजेशन करना आप सीखे। अगर नहीं सीखा तो भैया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बात करेगा यहां पे स्कैरसिटी की, कमी है रिसोर्सेज की, और सही से इस्तेमाल करने का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग यहां पे सैमुअलसन की। तो सैमुअलसन कहते हैं भैया कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर इकोनॉमिक्स को अगर पढ़ना है तो ये पढ़ना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कंट्री की ग्रोथ कैसे हो सकती है। बिना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कोई भी कंट्री किसी भी काम की यहां पे नहीं है। इन लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग को अपनी अपनी बुक्स के माध्यम से, बुक्स के थ्रू हम लोगों तक के पहुंचाया और बुक्स में बहुत सारी डिटेल लिखी। तो इस तरीके से अलग अलग जितने भी थिंकर्स थे उन लोगों ने अपनी बातें हम तक के पहुंचाई कि इकोनॉमिक्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो आइए आज का सफरनामा स्टार्ट करते हैं। और सफरनामा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया हमारी जर्नी का मीडियम क्या है, मतलब हमारा टॉपिक क्या है ना। चलिए, तो टॉपिक है भैया स्टेजेस। स्टेजेस का मतलब होता है भैया कि इकोनॉमिक्स कैसे धीरे धीरे करके डेवलप करती है। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो इकोनॉमिक्स किस तरीके से आगे बढ़ती है उसको हम लोग यहां बोलेंगे स्टेजेस। मीनिंग ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, किस कारण से इकोनॉमिक्स जो एक अपने आप में सिस्टम हुआ करता था वो एक सब्जेक्ट कैसे बन गया। तो कारण होगा कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा। तो यहां पे आज हम लोग उसी रीजन को क्या करने वाले हैं भैया, सॉल्व करने वाले हैं कि ये रीजन जो था इसको हम लोग बहुत इजीली लोगों तक के समझाएंगे और पहुंचाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है मिस्टर एडम स्मिथ का, जिनको हम लोग कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। चलिए समझते हैं इन्हें क्या बोला बाय एडम स्मिथ। ये बुक याद रखनी है भैया, क्योंकि ये बुक एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रू और फॉल्स में पूछ लेंगे कि यही बुक है कि नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये बनता है बहुत बार। एडम स्मिथ बोलते हैं मेरी जो किताब है इंक्वायरी इनटू द नेचर, मालूम करा जाए
कि भाई किस तरीके का काम चल रहा है, इंक्वायरी की जाए किसकी भैया, नेचर के। एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, ये किताब लिखी गई जिसमें इंक्वायरी करी गई नेचर की कि क्या कारण होंगे जिससे नेशन की वेल्थ बढ़ सके, बन सके और दुनिया क्या कर सके, सवर सके। पैसा होगा तभी तो दुनिया का कुछ अच्छा हो पाएगा। तो किताब का नाम याद रखना है भैया, हम लोगों को बुक का नाम याद रखना है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब की बात है ये, 1776 की बात है। कब की बात है भाई, 1776 की बात है। ओके चलिए, अब सर ये ईयर याद नहीं होगा, तो ईयर याद नहीं होगा तो दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं आपको यहां पे। अब ये 6 और +1 क्या होता है, 7। तो ऐसा याद कर लीजिए, 1 लिखा, उसके बाद आखिरी में लिखा 6 और ऐड कर दिया हमने तो 7 तो 1776 जो है वो ईयर है किसका भैया, ये बुक का। ठीक है ना। चलिए, तो इनने ये कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स अपने आप में साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसके पर्टिकुलर पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। कंट्री के साथ भी सेम चीजें है, अगर आपने पैसा कमाया तो कोई ना कोई कारण होगा, नहीं तो भाई नहीं कमाते और इकोनॉमी इतने आगे भी नहीं जा पाती, जो कि सारी की सारी इकोनॉमी आज डेवलप्ड इकोनॉमी है। ओके आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे। हियर वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स। अब यहां पे वेल्थ का पर्टिकुलरली मतलब क्या है, वो सारे गुड्स जो कि ह्यूमन की नीड्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो सारे गुड्स जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन की नीड्स को, यहां पे उसको कहा जा रहा है वेल्थ। मगर उसको खरीदने के लिए भी तो क्या चाहिए दोस्तों, पैसा चाहिए ना। ओके एंड कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ नेशन। बट ये चीजें खरीदने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे कमाने के जरिए बनाने पड़ेंगे, सोर्सेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चे अनेक और पैसे आने के रास्ते एक, तो ऐसा नहीं चल पाएगा ना दोस्तों। तो आपको पैसा भी अलग अलग तरीके से यहां पे कमाना पड़ेगा। अगर अलग अलग तरीके से नहीं कमा पाएंगे तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो एडम स्मिथ यही कहते हैं कि वेल्थ गेटिंग, पैसा आएगा कहां से, और वेल्थ यूजिंग, कहां कहां उन पैसे को खर्च करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो वो रहेगी सारी की सारी एक्टिविटीज। तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए ही इन बुक में एडम स्मिथ ने बहुत अच्छे से बताया है कि आपको काम क्यों करना है, पैसा किस तरीके से यहां पे कमाना है। तो एडम स्मिथ का मेनली फोकस किस पे था भाई, सिर्फ वेल्थ पे था। तो जो इकोनॉमी यहां पे काम करती है वेल्थ पे, उसको बोला जाता है यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोला जाता है दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है वेलफेयर कॉन्सेप्ट। अब ये वेलफेयर का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री, अगर वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, एम्प्लॉयमेंट ओपन होती है, तो 60% वहां के जो लोकल रेसिडेंट है सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलेगी। तो यहां पे ये कंट्री क्या कर रही है भैया, अपने लोगों के बारे में पहला सोच रही है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपनी लोगों के बारे में सोचना, अपने लोगों के लिए करना, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना, ये तो बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। फिर तो दूसरों का क्या कर सकते हो, भला कर सकते हो, पहले अपना सोचो। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने बताया इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये बोलता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी है मैनकाइंड की, मतलब ह्यूमैनिटी की। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, डे टू डे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी रखना। भाई इंसान इंसान को नहीं समझेगा तो ये पैसा किस काम का। ठीक है ना। आगे बोलता है स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मैन। अब यहां पे ये बोल रहा है कि स्टडी ऑफ वेल्थ भी करना है और मैन भी करना है, मतलब पैसा कहां से कमाना है और इंसान किस तरीके से यहां पे काम करे। तो इसमें बोलता है इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम, पैसा वो किस तरीके से कहां से कमाने वाला है, एंड हाउ ही यूजेस इट, पैसा तो कमा लिया मगर उसका यूज, इस्तेमाल कैसे करने वाला है। टू प्रमोट मटीरियल वेलफेयर विच इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। कहीं ना कहीं आज हम लोग मटीरियल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, मटीरियल बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। मटीरियल इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी आज हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है। तो ये बोल रहा है कि ये पार्ट है ह्यूमन वेलफेयर का। मटीरियल वेलफेयर तो होना चाहिए बट ह्यूमन वेलफेयर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है मटीरियल वेलफेयर। ड्यू टू दिस रीजन
ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। इसने कहा हर चीज पैसे से नहीं होगी, कहीं ना कहीं लोगों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, और लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे यहां जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी चल रही है, सब लोगों को एक साथ में रखा जा सकता है, तो सबका विकास यहां पे पॉसिबल है, मतलब सबका यहां पे डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है। तो यहां डिस्क्रिमिनेशन जो है ये वर्ड खत्म हो जाएगा और सारे ही लोग धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। जब सब लोग बढ़ेंगे तो सबका विकास होगा, जब सबका विकास होगा तो देश का विकास होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और जो यहां पे गैप है रिच और पुअर के बीच में वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहां तक के बात हमें समझ में आ गई है। तो दो लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग शो करी। सबसे पहले हमने लोगों ने पढ़ा कि भैया जो एडम स्मिथ था उसने हर चीज फोकस करी वेल्थ पे, एल्फ्रेड मार्शल ने हर चीज फोकस करी हमारे वेलफेयर पे। अब हम लोग थर्ड पर्सन पे आ रहे जिनका नाम है लियोनेल रॉबिन्स। क्या कहते हैं भाई कि प्रॉब्लम एक हो गई है कि चीजें कम पड़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो रिसोर्सेस कम पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई क्या है दोस्तों यहां पे कम है। तो लियोनेल रॉबिन्स ने क्या कहा, एन एसे ऑन टू द नेचर ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। इन्हें कहा कि एक ऐसे ऑन द नेचर, मतलब एक पूरी बात ब्रीफली इन्हें कही और उसमें कहा कि सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, कि भैया इकोनॉमिक साइंस है क्या, तो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये बताया इन 1932 में। इसके पहले एक और बुक हम लोगों ने पढ़ी थी जो कि एल्फ्रेड मार्शल की तो नहीं थी भाई, एल्फ्रेड मार्शल की नहीं थी ना, किसकी थी, एडम स्मिथ की थी 1776 में। तो एक और ईयर याद करना है हम लोगों को यहाँ पे 1932, जिसमें भी कहा गया है कि भैया ऐसे ऑन द नेचर और यहां सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस की हम लोग बात करेंगे। यहां लोगों के बारे में ना बात करके यहां पे बात करी गई है चीजों के बारे में, ठीक है ना, सामान के बारे में। इट इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। ये बोल रहा है कि एक ऐसा साइंस जहां पे एंड्स, एंड्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां पे एंड्स का मतलब ये हुआ कि हम अपनी लाइफ को कैसे चला पाते, दो वक्त की रोटी कैसे जुगाड़ हो पाती है, अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो इंसान यहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। एंड स्कार्स मींस अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, उसको हम लोग खुद तो बना नहीं सकते क्योंकि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना, ठीक है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, बट जितने भी आज रिसोर्सेज हमारे पास है उसका अल्टरनेटिव यूज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो डीजल है, डीजल को हम लोग हॉस्पिटल में जनरेटर्स में भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो बढ़िया थार में डीजल डलवा के घूमने जा सकते हैं गोवा। बट अगर कोविड का टाइम हो तो यहां पे डीजल थार में डलवा के गोवा घूमने का समय है या कि हॉस्पिटल में जो जनरेटर लगा हुआ है उसमें डालने का जरूरत। अगर आपने हॉस्पिटल में यूज करा तो बहुत सारे लोगों की लाइफ बच सकती है, बट यहां पे सिर्फ आपका एंजॉयमेंट हो सकता है ना। चलिए, तो यहां पे जितने भी स्कार्स मीन्स है उन सारे स्कार्स मीन्स के अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है ना। बट यहां बोला फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन आर, स्कैरसिटी किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या कारण है चीजों के स्कैरसिटी के। सबसे पहला अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी भाई, क्योंकि एक खत्म होने वाली ही होती है कि दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होने वाली होती है कि तीसरी आ जाती है, ये तो सिलसिला चलता रहता है यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे यहां नेचर ने जो फ्री गिफ्ट ऑफ दिया हुआ है उसको हम लोग यूज तो कर रहे हैं, मगर वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो रिसोर्सेज धीरे धीरे करके क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। अल्टरनेटिव यूजेस, अब स्कैरसिटी इसीलिए भी हो रही है कहीं ना कहीं चीजों के अल्टरनेटिव यूजेस है, आप इस तरीके से इस्तेमाल करें या इस तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ लोग घर से निकल जाते हैं सिर्फ गाड़ी लेके, पता ही नहीं है जाना का है, तो ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन थोड़ी ना करा है, इसको तो हम लोग बोलते हैं बैड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं ये पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है मगर रिसोर्सेज जो बहुत ही डिफिकल्ट है बनाना दोबारा, उनको भी क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी बात कही कि भैया स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है इसी की स्टडी को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और 1932 में उन्होंने जो बुक लिखी उसमें सारा कॉन्सेप्ट इन लोगों ने यहां पे समझाया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एवरी इंडिविजुअल एंड इकोनॉमी हैज अनलिमिटेड वांट्स। ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम अपनी बात करें या किसी भी इकोनॉमी में जो भी इंसान रह रहा है उसकी बात करें, उन सब की वांट जो है क्या है, अनलिमिटेड है।
उसका कोई तोड़ नहीं है। एंड स्कार्स मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट, बट हमारे पास जो मीन्स है, मीन्स का मतलब यहां दोस्तों सीधा सीधा है रिसोर्सेस से। तो जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड है। जब रिसोर्सेस लिमिटेड होगी तो कैसे सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। इसके कारण क्या होता है, फिर चॉइस क्रिएट होती है। अब चॉइस में किसी का भला हो पाएगा और किसी का भला नहीं हो पाएगा। Such that fixing priority wants to be satisfied। अब आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, या तो ये खरीद लो या तो ये खरीद लो, ठीक है ना। तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। बिना सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज के काम नहीं चलेगा। तो लियोनेल रॉबिन्स ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, चीजें धीरे धीरे स्कार्स होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है, सही से यूज नहीं किया गया तो ये वेस्ट हो जाएंगी, इसके बाद दोबारा मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से लियोनेल रॉबिन्स ने बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो दिया है वो किसने दिया भैया, सैमुअलसन ने दिया, ठीक है ना। अब ये सैमुअलसन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। अब ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स सैमुअलसन के हिसाब से वो सब्जेक्ट है जहां पे सोसाइटी अपने हिसाब से चीजों को चूज करती है, उसको जो सही लगता है वो करती है। वो ये नहीं सोचती कि नेचर का नुकसान हो रहा है किसी और का नुकसान, उसके हिसाब से जो सही है उसको वही सही लगेगा, आप उसको समझा नहीं सकते यहां पे। विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अगर मान लेते पैसा होता ही नहीं और सिर्फ रिसोर्सेज होती, तो आज तो पैसा है तो रिसोर्सेस खरीद सकते हो, बट सिर्फ रिसोर्सेस की बात करें तो वो कैसे यूज करोगे आप। अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, नहीं तो वो तो एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यहां पे। तो ये सैमुअलसन यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करें, विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अगर वो रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो उसको बहुत ही संभल के इस्तेमाल करना यहां पे जरूरी है। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम। अब ये जितनी भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, उसको सही से यूज करना पड़ेगा, सही से उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया ये रिसोर्सेज जो है हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, अगर आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा यहां से। ओके, आगे बात करते हैं ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। अब उससे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप कमोडिटीज बना रहे हैं, लोगों तक के पहुंचाए, लोगों तक के पहुंचाने के बाद ये उनको बताना जरूरी है कि इससे आपकी नीड्स फुलफिल हो सकती है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट बनाया गया है, नहीं तो एज अ रॉ मटेरियल इसको रहने दिया जाता। तो यहां पे सैमुअलसन ये बताना चाह रहे हैं कि भैया डेवलपमेंट तभी होगा जब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होगा, मतलब मिनिमम वेस्टेज होगा और मैक्सिमम चीजों का क्या करेंगे हम लोग यहां पे यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये बात रखी किसने भाई, अपने सैमुअलसन भाई साहब ने, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यूअसली चारों की बात कर रहे थे, एल्फ्रेड मार्शल, दूसरा हो गया हमारा एडम स्मिथ, फिर हो गया लियोनेल रॉबिन्स और हो गया सैमुअलसन। तो याद करने के लिए सबसे इजी मैं बताऊं, इसको याद कर सकते हैं हम लोग आलस से, AALS, ठीक है ना भाई। तो A फॉर हो गया एडम स्मिथ, दूसरा A फॉर हो गया एल्फ्रेड मार्शल, L फॉर लियोनेल रॉबिन्स और S फॉर हो गया सैमुअलसन। तो आज का अध्याय जो सेकंड पार्ट है हमारा खत्म होता है स्टैटिस्टिक्स का। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, जिसका है काम क्या भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।